IMF की फरमाइश या हिदायत पर मिनी बजट तैयार कर चुकी है। टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे। नैब जो है वो ब्यूरोक्रेसी को डराती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अभी एक मैच खत्म नहीं हुआ और दूसरा शुरू होने जा रहा है। खबर यह है कि नए चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए अपोजिशन ने कमर कस ली है। अपोजिशन जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से जितनी जल्दी हो सकती है जान छुड़ाई जाए, क्योंकि नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत मौजूदा चेयरमैन नए नैब सरबराह की तैनाती तक काम करते रहेंगे। अपोजिशन जमातें इस बात पर मुत्तफिक थीं कि इस मामले में ताखीर पर नुकसान अपोजिशन का होगा, इसलिए कल अपोजिशन ने इस मामले पर अहम इजलास बुलाया है जिसमें नाम फाइनल किए जाएंगे जो शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। अपोजिशन किसे चेयरमैन नैब देखना चाहती है और हुकूमत की पसंद कौन है, इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक का कोई इम्कान नहीं। एक और अहम मामला महंगाई है जिससे अवाम की जान छूटने का भी कोई इम्कान दिखाई नहीं देता, क्योंकि हुकूमत IMF की फरमाइश या हिदायत पर मिनी बजट तैयार कर चुकी है जिसकी आमद से महंगाई के तूफान की शिद्दत ज्यादा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मीडिया पर पेट्रोल सस्ता होने का भी शोर मचा है, लेकिन फवाद चौधरी का बयान सुने तो इसकी भी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। फवाद चौधरी कहते हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोल इतना सस्ता नहीं हुआ कि इसके असरात पाकिस्तान तक पहुंचे। इस बयान का सीधा मतलब है कि हुकूमत के पास अभी अवाम को सुनाने के लिए कोई खुशी की खबर नहीं। अपोजिशन की बात करें तो वहां शहबाज शरीफ भी मुश्किलात में घिरे दिखाई देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस इनके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान बैंकिंग जराइम कोर्ट में जमा करा दिया है। 7 वॉल्यूम्स का चालान 4000 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल, जिसमें 100 गवाहों की लिस्ट भी जमा कराई गई है। तहकीकाती इदारे ने चालान में कहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 100 गवाह अदालत में गवाही देंगे। मुकदमात से हटकर शहबाज शरीफ को पार्टी में भी शदीद मुखालफत का सामना है। बयानी की जंग ओहदे की जंग में तब्दील हो गई है। दलील इसकी शाहिद खाकान का वो बयान जिसमें इनका कहना था कि पार्टी सदर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, लेकिन इस बयान की तरदीद नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कर दी है, जिनके मुताबिक मरीम नवाज भी वज़ीर आज़म बनने की अहल हो सकती हैं क्योंकि इन पर कायम करप्शन केस बहुत कमजोर है। इन मुतजाद बयानात का मतलब क्या है? क्या वाकई मरीम नवाज वज़ीर आज़म बनने के लिए चचा को रास्ते से हटाना चाहती हैं? इसी पर बात करेंगे। बाबर डोगर गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये तो बात बयानी से अब बहुत आगे निकल गई है, ये शहबाज शरीफ और मरीम के जो आपस में कंपटीशन है। देखिए उसामा साहब, ये तो मैं आपको पहले दिन से ही कह रहा था कि बात बयानिए की नहीं है, लड़ाई बयानिए की नहीं है, लड़ाई विरासत की है कि ये विरासत किधर जानी है। मरीम नवाज ने ये जो बयानिया बनाया ये जानबूझ के बनाया। उनको पता था कि उनके चचा जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता था कि उनके चचा जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं, लेकिन इसके बावजूद कि शहबाज शरीफ साहब नून लीग के सदर हैं, इसके बावजूद कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, कैप्टन सफदर हर मीटिंग में, कैप्टन सफदर इर्द गिर्द के तमाम लोगों में जब भी उनसे पूछा जाता था कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा तो वो ये कहते थे कि नून लीग का प्राइम मिनिस्टर जो है वो मरीम नवाज हैं। उन्होंने एक दफ़ा एक सिंगल मर्तबा भी ये नहीं कहा कि हमारे कैंडिडेट जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर के। अच्छा, इवन मरियम से जब पूछा गया कि जनाब आपके कैंडिडेट कौन होंगे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जब वक्त आएगा तो फिर देखेंगे, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ हमारे कैंडिडेट हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि मरियम नवाज को शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्टेबल नहीं है। शहबाज शरीफ ने बेचारे ने बड़ी ट्राई की, बड़ी एफर्ट की, खुद उन्होंने आपको पता टीवी प्रोग्राम में खुद ओपनली कह दिया कि मैं नवाज शरीफ को मनाने की कोशिश करूंगा। जी। नून लीग की बड़ी लीडरशिप जो थी उन्होंने नवाज शरीफ से बात की कि जनाब शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया जाए, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो उनको पता है वो मरियम के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है और उन्होंने पहले भी एक मरतबा उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नॉमिनेट करने के बाद उनका नाम वापस ले लिया और शाहिद खान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था।
अब तो ये जो वीडियो टेप्स आ रही हैं, ऑडियो टेप्स आ रही हैं, बयान हल्फी आ रहे हैं, मकसद क्या है? मकसद ये है कि मरियम ये चाह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो शहबाज शरीफ डील कर रहे हैं वो उनको मंजूर नहीं है। जिसने बात करनी है वो मरियम से करे, और बात इस शर्त पे होगी कि मरियम की डिसक्वालिफिकेशन पहले ख़त्म की जाए, उसके बाद आगे बात की जाए। अच्छा, तो उसामा साहब, नून लीग में बड़ी क्लियर विरासत की लड़ाई है। अच्छा, मरियम को शहबाज शरीफ एक्सेप्टेबल नहीं है एज प्राइम मिनिस्टर, ये बड़ा क्लियर है। ठीक है। अच्छा, आप दोनों ने खबर दी थी जब सरदार याद सादिक साहब के जाने की खबर आई थी, तो आपने कहा था कि जो खबरें वैसे मीडिया में चल रही थी उसके बरक्स ये अपने आप को मजबूत करने की बात है कि जनाब शहबाज शरीफ को आगे होने दिया जाए। तो लगता है कि वो आप दोनों की खबर, गुलाम साहब और बाबर साहब, आपकी खबर दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि जी वो उनकी जो लंदन रवानगी थी, या मिशन कहना चाहिए बल्कि बेहतर लफ्ज़ है, वो नाकाम हो गया है और नवाज शरीफ साहब माने नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ गुलाम साहब ये खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि कोई चक्कर नहीं, कोई ना उस तब्दीली, इस्तीफे छोड़ दो, हुकूमत की कारकर्दगी को निशाना बनाओ, लेकिन जब सारे मुत्तफिक होंगे तब देखा जाएगा। और नवाज शरीफ साहब को भी इत्मीनान में ले लिया गया है कि कोई हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं करना। अब जब याद सादिक साहब लंदन गए थे तो उनके पास यही ऑप्शंस थे कि या तो हम एज़ इट इज़ हुकूमत को चलने दें और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो पॉलिटिक्स करें। दूसरा ऑप्शन ये था कि ये लोग पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग हैं, उसमें काफली के साथ भी बात हो सकती है और हम पार्लियामेंट में तब्दीली ला सकते हैं और इन हाउस तब्दीली जो है वो की जाए। तो उन्हें जवाब दिया गया मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से और कहा गया कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें। ये जिस तरह से चल रही है मेरे ख्याल में ये हुकूमत, उनका ये कहना था कि ऐसे ही इसको चलने दिया जाए। तो वाज़े तौर पे आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ उनका बयानिया अब आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ रहा है। वो ना तो इन हाउस तब्दीली लाएंगे, ना वो पंजाब में तब्दीली लाने के लिए अभी किसी का हिस्सा बन रहे हैं। आने वाले दिनों में कोई एकदम से कोई ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर जाए सियासी सरगर्मियाँ, तो शायद वो उस तरफ सोचें, लेकिन फ़िलहाल ये बिल्कुल उन्होंने इस ऑप्शन को ख़त्म कर दिया है कि वो इन हाउस तब्दीली लाएंगे या मौजूदा हुकूमत को गिराने के हवाले से बात करेंगे। ठीक है। सिर्फ अपोजिशन जब को ये इस बाबत कहा जा रहा है कि वो इकट्ठी हों और तमाम की तमाम हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको लोगों के सामने रखें, उसी को डिबेट बनाया जाए, उसी को सवाल बनाया जाए, अवामी मसाइल को उजागर किया जाए और जो काम इन्होंने वादे किए थे वो नहीं कर सके तो उनको सामने रखते हुए कैंपेन चलाई जाए। 23 मार्च के महंगाई मार्च का क्या होगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगे लगाकर कितनी दफ़ा ये लोग शर्मिंदा करेंगे? अगर अब जब ये खबर आप बता रहे हैं, बाबर साहब बता रहे हैं, तो इसका मतलब है 23 मार्च तो कुछ भी नहीं, एक जलसा है और ख़त्म। 23 मार्च को उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें, देखिए मार्च में कुछ तैनातियाँ भी होनी हैं, कुछ तरक्कियाँ होनी हैं। मार्च तक 23 मार्च तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा। और उसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखती हैं कि तमाम की तमाम पॉलिटिकल मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं, किस तनाज़र में हो रही हैं और आने वाले दिनों में उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। और कुछ फ़ैसले भी होने वाले हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मिला लें तो इसमें जो वापस पीछे बचने वाली चीज़ है वो ना तो मरीम नवाज शरीफ है ना मियाँ नवाज शरीफ हैं। उसमें पीछे पॉलिटिक्स जिसकी बच रही है वो मियाँ शहबाज शरीफ हैं और हमजा शहबाज हैं और नून लीग की जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है जिसमें सूबा पंजाब को आगे लेके जाना, मुल्क में जो सनत है, मुल्क में तरक्की है, उसके हवाले से काम करना। तो इस तरह की सूरत हाल है कि वो उनको पंजाब में रोल मिले या वफाक में मिले, वो अपने दीगर जो गुज़िश्ता काम किए हुए हैं उनको आगे फॉलो अप करेंगे। अच्छा गुलाम साहब, जो आप बात कर रहे हैं इसको इस तरह से भी तक़वीत मिलती है कि शाहिद खाकान नबासी साहब, उनका कहना कि नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ जो है अब अगले वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे नून लीग की तरफ से, ये बहुत बड़ी एक तब्दीली है। लेकिन बाबर डोगर साहब,
हैरान कुन तौर पर ये तो बताएं कि नवाज शरीफ साहब का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा जुबैर साहब की तरफ से? अगर मरीम साहबा का वो समझते हैं जी कमज़ोर है, तो क्या नवाज शरीफ का वो समझते हैं कि मजबूत केस है, वो नहीं, उनकी नाअहली दोबारा वापस नहीं हो सकती, मरीम की हो सकती है? देखें, नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो सुप्रीम कोर्ट से वो नाअहल हुए थे और वो फाइनलिटी अख्तियार कर चुकी है। अगर आप वकील हैं, आप समझते हैं कि फाइनलिटी का मतलब ये है कि उसके खिलाफ वो अपील नहीं हो सकती। उसका एक ही तरीका है उसको ख़त्म करने का कि ये जो कानून में, आइन में ये अमेंडमेंट की जाए कि ये जो सज़ा होती है इसकी क्या कोई मुद्दत हो सकती है या ताउम्र होगी, ताउम्र की भी कोई हद हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हो सकता है कि उसकी 65 साल कर दें, उसकी 70 साल कर दें, 72 साल कर दें, 5 साल कर दें, लेकिन इसके लिए कानून में अमेंडमेंट होना ज़रूरी है। तो ये गवर्नमेंट तो अमेंडमेंट नहीं करेगी। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो बड़ा पेचीदा कानूनी आइनी मसला है। उसके लिए जो इशू है वो पार्लियामेंट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बस में कुछ नहीं है इसमें। अच्छा। अब मरियम नवाज का जो केस है उसमें वो उनको ये लग रहा है कि मेरे केस में तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कोई ऑफिस बेरर रही नहीं और मेरे पे जो इल्ज़ाम आते हैं वो सारे गलत हैं। तो वो ये है कि उनको ये उम्मीद है कि मेरी जो केस है वो ड्रॉप हो सकता है, ख़त्म हो सकता है अगर कुछ पीछे से हाथ जो है वो पीछे हट जाए। गुलाम साहब ने कही, आपको भी लगता है कि प्रैक्टिकल जो सियासत है वो शहबाज शरीफ की तरफ टिल्ट कर रही है नून लीग के हवाले से, डिसीजन मेकिंग अब उनकी तरफ आ रही है या नहीं, अभी भी नवाज शरीफ का कंट्रोल है? देखिए, नून लीग के 90% जो लोग हैं वो आज भी शहबाज शरीफ के पास हैं। वो ये लोग यकीन करते हैं कि अगर शहबाज शरीफ को फ्री हैंड नहीं दिया गया, अगर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं बनाया गया तो नून लीग टूट जाएगी। अच्छा। अगले इलेक्शन में एक नाउमीदी जो है वो बढ़ रही है कि अगर, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मामलात मरियम के हाथ में रहे, नवाज शरीफ के हाथ में रहे, तो नून लीग को इक़्तिदार मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सही। जब नून लीग को इक़्तिदार नहीं मिलना तो 10 साल की अपोजिशन, फिर जेलें, ख्वाजा आसिफ ने कई दफ़ा ये कहा, याद सादिक ने ये कहा कि जी अब हमारी उम्रें जेलें काटने की नहीं है और हम, मेरा मतलब कि अगर यहाँ तक बातें हुई कि अगर जेलें काटनी तो फिर पहले आए मियाँ साहब वापस खुद वो बाहर बैठ गए हैं और इवन ख्वाजा सारफीक ये कहते फिर रहे कि जनाब फिर हम जेलें हम नहीं काट सकते। तो नून लीग के अंदर ये चीज़ें बढ़ रही हैं, रिजेंटमेंट बढ़ रही कि मियाँ साहब शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दें। आपने बाबर साहब बड़े ज़बरदस्त तरीके से कानूनी नुक्ता समझा दिया, लेकिन इफ्तिखार चौधरी के दौर में ये भी हुआ था, कानून में ये मौजूद था और है कि एक केस जो है वो एक ख़ास मुद्दत के बाद दोबारा ओपन नहीं हो सकता। वो केस हो गया था गालिबन हुदैबिया का था, नहीं हुदैबिया के तो एक और हवाले से हुआ था कि जनाब वो खत्म हो गया टाइम। उनके केसेस हो चुके थे, इफ्तिखार चौधरी साहब ने दोबारा उनको ओपन करके और इनको बरी कर दिया था। जी गुलाम साहब, ये आप कंडोनेशन की बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे वहाँ सवाल ये हुआ था कि हम लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे और उसके लिए अपील के लिए मुल्ज़म का हाज़िर होना ज़रूरी था, तो हम पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, हमें एक्सपेल किया गया था और इसलिए हमें कंडोनेशन दी जाए। तो उसको बुनियाद बना के इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में मियाँ नवाज शरीफ को कंडोनेशन जो है वो मिल गई थी और इसलिए उनको वो पीरियड जो था वो कंडोन किया और उसके बाद उनकी अपील भी समाअत के लिए मंजूर होगी, जिसमें उन पे जो कन्विक्शन थी वो ख़त्म की गई। ये 13 साजिश केस और अब ऐसा मुमकिन नहीं है, ये चीज़ें थी। अब वो अपनी मर्जी से गए हुए हैं। नहीं, आप ये कंडोनेशन देखें, पता क्या है, कंडोनेशन की तो बात जो है, अगर ये साबित कर दिया जाए कि वो नागज़ीर वजूहात की बुना पे उसका रिव्यू फाइल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो होने जाएगा या होगा वो आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, आपको पता है कि नए मुंतखब सदर जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी जानिब से कहा गया था कि नाअहली जो है उसकी कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए, वो उम्र ताहयात नाअहली जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो वो एक पटिशन तैयार की जा रही है, सनबोन साहब और दीगर आज़म तार साहब और मुख्तलिफ और वकला का पैनल है जो वो पटिशन तैयार कर रहे हैं। अच्छा, वो पटिशन फाइल हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बुनियाद सामने, अब आपका भी ख्याल है गुलाम साहब, नाम सामने रखा जा रहा है, जहांगीर तरीन साहब का नाम रखा जा रहा है सामने। लेकिन जाहिर है कि फ़ायदा जहांगीर तरीन समेत मियां नवाज शरीफ साहब को भी हो सकता है। बिल्कुल सही जी। अच्छा, अब वो उसके लिए वो रिव्यू फाइल करवाना चाहते हैं। अब बात हो रही है शहबाज शरीफ साहब की, वो मजबूत नजर आ रहे हैं, पार्टी में ज़्यादातर लोग शहबाज शरीफ की तरफ हैं, लेकिन फिर भी
फैसला नहीं हो पा रहा। वरना मोहम्मद ज़ुबैर साहब क्यों कहते थे कि जी मरीम ज़्यादा कैंडिडेट है मजबूत और यानी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नून लीग की। तो जब इनमें अभी यही इख्तलाफात चल रहे होंगे तो अभी बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, फिर ये कैसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक और बड़ा सवाल अब शहबाज शरीफ साहब पर भी तलवार लटक रही है और उनके लिए भी उसी तरह से नाअहली और बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि FIA ने जो इस दफ़ा केस बनाया है बज़ाहिर वो नैब के केसेस की निस्बत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। 100 गवाहान, 16 अरब रुपया, सबके नाम सामने लाए गए हैं, डॉट से डॉट मिलाने की कोशिश नज़र आ रही है। FIA ने जो चालान जमा करवाया उसमें तो यही लगता है। बाबर डोगर साहब आप बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने तो एक एक चीज़ का बता दिया है कि जनाब इसके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं और इस तरह से चेक्स दिए गए हैं, फिर फलां बंदा है जो जिसको नॉमिनेट किया था शहबाज शरीफ ने वो पैसे यहाँ से निकलवाता है। शहबाज शरीफ साहब से जब FIA कहता है जी हमने सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी मैंने कोई करप्शन नहीं की और मुनासिब वक्त पर मैं जवाब दूंगा अपने वकला के साथ मिलकर। अब इसको कुछ 350 दिन हो गए हैं और कहते हैं जी मुझे तो अब पता चल रहा है मैं जवाब दूंगा। तो वो तो FIA समझ रहा है कि 100 गवाहान, 17,000 ट्रांजेक्शंस, 4,000 सफ़हात, 7 वॉल्यूम, वो अपनी तरफ से तो पूरा उन्होंने केस तैयार कर लिया, किस तरह बाहर पैसा गया, किस तरह फिर ये लेकर आए, कहाँ कहाँ किस तरह इस्तेमाल हुआ, और बताया ये गया कि ये सारा शुगर मिल का है, रमज़ान शुगर मिल वगैरह सारा। लेकिन जो लोग पैसे जमा करवा रहे हैं इनके नायब कासिद, क्लर्क और दीगर लोगों के अकाउंट्स में, बेनामी अकाउंट्स में, उनका शुगर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये फिर किस तरह से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। उसामा साहब, रमज़ान शुगर मिल के क्लर्क से लेके चपरासी से लेके तकरीबन 15-16 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी शायद सैलरियाँ 30,000 40,000 से ऊपर नहीं हैं। और अगर आप ट्रांजैक्शन देखें जो रिकॉर्ड है FIA के पास, उसमें उनके अकाउंट से अरबों रुपए बाहर गए हैं जी, और बाहर फिर वो वहाँ से वापस आए हैं पाकिस्तान। तो रमज़ान शुगर मिल का देख लें, मुश्ताक चीनी वाला देख लें, ये जितने भी लोग हैं ये सारे, जब शहबाज ही से इनके बारे में पूछा जाता है वो कहते हैं जी मुझे इनका पता ही नहीं, मैं तो इनको जानता ही नहीं, मैंने तो इनके नाम भी नहीं सुने। रिकॉर्ड ये बताता है कि ये सारे लोग जो थे या रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन थे या शहबाज शरीफ के लेफ़्ट राइट में सारे इधर ही फिर रहे थे लोग, इन्हीं के पास दाएँ बाएँ थे। अभी तक जितनी दफ़ा भी FIA ने उनसे इंक्वायरी की है, FIA के पास जो आपने सबूत है वो बड़े क्लियर है। देखिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई है, एक बंदा जिसकी 40,000 तनख्वाह है उसके अकाउंट से एक अरब 60 करोड़ रुपया बाहर जाएगा, तो जब उसे पूछा जाएगा वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे से तो एडमिनिस्ट्रेशन ने शनाख्ती कार्ड ले लिया था। और उसके बाद अब शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि जनाब मेरा इस बिजनेस से लेना देना ही कोई नहीं है। वो बिजनेस तो सलमान शहबाज करता था, सलमान शहबाज को पकड़े, सलमान शहबाज जो है वो बाहर है। रमज़ान शुगर मिल में वो कहते हैं जी मेरा इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। बात यह है कि आपकी गवर्नमेंट थी और उसमें 2 बंदे तो ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर हाउस में उनको मुलाजिम रखा गया हुआ था, उनको कमरे दिए गए थे 8 क्लब रोड में और वो भी सारे मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहे, उन पर भी यही चार्जेज हैं। तमाम जो कि मुलजमान है वो सारे पकड़े जा चुके हैं। अब मसला ये है कि शहबाज शरीफ का केस बड़ा क्लियर वाज़ेह केस है, लेकिन शहबाज शरीफ जो है चूँकि वो डील कर रहे हैं, वो कुछ लोगों की गारंटीज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी छूट है। इमरान खान साहब पूरा जोर लगा रहे हैं। जो FIA के डायरेक्टर है रिजवान, उनकी ये ड्यूटी है, उनको टास्क दिया गया कि आपने इसको अरेस्ट करना है। लेकिन मसला ये है कि और FIA शहबाज शरीफ साहब की डील अच्छी है, अगर कुछ नादीदा कुफ्ते पीछे ना होती तो शहबाज शरीफ इस वक्त नैब की कस्टडी में होते। शहबाज शरीफ साहब, गुलाम साहब उस तरह परफॉर्म भी तो नहीं कर पा रहे। यानी ये तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने कोई निज़ाम तलपट करने में नवाज़ शरीफ का, मरीम का साथ नहीं दिया उस तरह, या जिस तरह बाबर साहब बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि उनका काफ़िला कभी भी नहीं पहुंच सका मियां नवाज़ शरीफ साहब को लेने एयरपोर्ट, वो रास्ते में ही हो रहा। तो हर मौके पर ये होता है, जिस तरह मियां जवेद लतीफ़ कह चुके हैं और उनको नोटिस भी मिल गया था, लेकिन वो नोटिस मिले कखना लिया, वो वाली बात ही है। तो कि जी वो जब हम कुछ करने लगते हैं तो कुछ लोग असाइनमेंट पर हैं जो फिर काम ख़राब कर देते हैं, और उनका इशारा ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब की तरफ था। और फिर वो बाबर साहब खबर ब्रेक कर चुके हैं कि उस पर वो नाराज़ भी हुए थे शहबाज शरीफ, और वो नोटिस वाला मामला उनको गया, लेकिन आज तक उस नोटिस का कुछ नहीं हुआ। तो ये अब शहबाज शरीफ साहब, आपको क्या लग रहा है ये FIA के केस से भी निकल सकेंगे? ज़मानत कबल गिरफ्तारी वो पहले ही करवा चुके हैं।
दो तरह के जिस तरह से बात हो भी रही है कि बयानिए और दो तरह की बातचीत है। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दोनों पार्टी के दो धड़ों के अंदर, दो रहनुमाओं के अंदर, जिसमें एक शहबाज शरीफ हैं की बात करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चलने की और मुल्क को आगे ले जाने के लिए काम करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी हैं मरीम नवाज साहबा, वो जो बात करती हैं वो एक मुख्तलिफ बयानियाँ है। तो अब जब इस तरह की सूरत हाल बनती है, ये मसलन केसेस आ गए, आपको अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ों की मैं बात करूँ तो मुश्तरका गर्ज की दफ़ा लगा के जो एक काम जो है उसमें एआनत जुर्म में भट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी। इसी तरह से अगर आप उससे आगे आएँ तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें साफ नज़र आता है कि अगर कोई चाहे तो अदालतों से भी माफ़ी भी मिल जाती है, अदालतों से सजाएं भी मिल जाती हैं। दोनों काम हुए हैं, तारीख से भरी पड़ी है। हमारी दोनों काम दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब इन्होंने इक़्तिदार में आता है दूसरे को टारगेट करता है। मियां साहब ये काम करते रहे हैं, जरदारी साहब, बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ वो ऑडियो सब कुछ मौजूद, सब करते रहे हैं। ये दो नॉर्थ और साउथ पोल उन्होंने सामने सामने खड़े कर दिए हैं। एक तरफ ये नवाज शरीफ हैं, ये शहबाज शरीफ हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने मिसालत के बैनर चलाना है, बयानियाँ और बाकी वर्किंग करनी है तो ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, नहीं तो फिर आ जाए मियाँ नवाज शरीफ और आप उनकी बेटी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को भी सीधा कर लेगी और बाकियों को भी सीधा कर लेगी। तो ये वो चीजें हैं जिसको जिस तरह से सर केस का क्या बनेगा, यानी मेरिट कोई चीज नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं। एफआईए ने जो इतनी मेहनत की है इसका क्या बनेगा, ये पॉलिटिकली डिसाइड होगा। वो तो जी एक त्यारा साजिश केस बना था जिसमें एफआईआर हैं, जिसमें सारा कुछ लिखा गया था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने उस वक्त के आर्मी चीफ को कत्ल करने की साजिश की और उसका त्यारा फ़िज़ाओं में लहराता रहा। और फिर एक जज थे जाफरी साहब, रहमत जाफरी, कराची में, उन्होंने वो क्वैश कर दिया और उन्होंने ख़त्म किया कि यार ये तो ऐसा वाकया ही नहीं हुआ। तो ये इस तरह की तारीख पॉलिटिकल आपको ये एफआईए का केस उस जैसा लगता है? क्या ये केस आपको एफआईए का उस जैसा लगता है जहां पर ये बेनामी अकाउंट सारे नजर आ रहे हैं, जहां पर जनाब पैसे दिए जा रहे हैं, किस तरह बाहर जा रहे हैं, ये उससे कोई मिलता जुलता केस है? वैसे तो फिर अगर हम आर्गूमेंट करेंगे तो इतवार के दिन अदालतें लगी हैं यहाँ पर और इसी खानदान के लिए लगी हैं, किसी और के लिए नहीं लगी। तो ये जो केसेस हैं ये देखें, जब तक बारे सबूत इन जो होते हैं ना वाइट कॉलर क्राइम, जी वाइट कॉलर क्राइम में सारा का सारा जो बारे सबूत है वो इल्ज़ाम जिन्होंने लगाया होता है उसके ऊपर होता है। तो वो अब उनके पास क्या शवाहिद हैं, क्या वो इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में? मैंने देखा इनके मुलाजिमीन मेरी बात सुने बाबा डोगर साहब, मेरी बात सुने, मुल्ज़मान है उनको छोड़ दे डोगर साहब। सर हथकड़ियां लगी हुई उनको, इनके मुलाजिमीन को मैंने खुद जो प्राइम पे जो है सारे सबूत सामने हैं यार, आपको शुरू हो जाते हैं। मैं लॉ की बात कर रहा हूं भाई। नहीं वो सही है, चले सर आगे। मैं लॉ की बात कर रहा हूं भाई। कौन सा भी जने फिर भी बात कर लेंगे सर। न्यूज़ अपडेट है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने खुद देखा है कि जिनके मुलाजमीन हैं, जिन पर इल्ज़ाम है, उनको हथकड़ियां लगी नहीं। और ये प्राइम एक्यूज्ड यानी सलमान, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब, इनके लिए बिल्कुल अलग चीजें नजर आ रही हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलेंगे। अब पता चला मिनी बजट की बाज़ गश्त है, उस पर तनकीद है। एक ख़तरा ये है, खदशा है कि इससे महंगाई का तूफ़ान आएगा। लेकिन हुकूमत ये कह रही है जी हम तो जो टैक्स छूट दी गई थी लग्जरी आइटम्स पर, मिसाल के तौर पर इंपोर्टेड गाड़ियाँ, उन पर बैन, 800 सीसी गाड़ियाँ जिन पर टैक्स कम किया गया था उन पर टैक्स बढ़ाने की अब बात हो रही है, जिनको छोटी गाड़ियाँ कहा जाता है। और बड़ा हुकूमत ने कहा था कि हमने ज़बरदस्त काम किया है कि एक आम आदमी को सहूलत दे रहे हैं कि वो भी गाड़ी ले सके, अब उसको भी वापस करना पड़ रहा है। इसी तरह से आप देखें कि मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी, पैकेट फूड है, इसी तरह से बिल्लियों के लिए, कुत्तों के लिए जो दरामद की जाती है खुराक, उस पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ है। ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है जिसको फवाद चौधरी साहब यानी अवाम तक क्या कहेंगे, पहुँचने नहीं दे रहे, या वो कहते हैं जी ऐसा मुमकिन नहीं है। 10 से 11 रुपये
पेट्रोल की कीमत में कमी हो सकती है, क्योंकि आलमी मार्केट में करीब 10% पेट्रोल की कीमत नीचे आई है, ओगरा का ये कहना है। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या बन रहा है मिनी बजट का सर? मिनी बजट तो बिल्कुल तैयार है और इजलास भी तलब हो चुके हैं। कौमी असम्बली का इजलास तलब हो गया है और इस इजलास में मिनी बजट पेश कर दिया जाएगा। इस मिनी बजट में 550 अरब रुपए की जो विड्रॉल है ड्यूटीज़ की, वो बिल होगा। उसमें बहुत सारी ड्यूटियाँ विड्रॉ की जाएंगी, सेल टैक्स कुछ बढ़ाया जाएगा और कुछ जो नए टैक्सेस हैं मुख्तलिफ अशिया पर वो लगाए जाएंगे। तो तकरीबन इसका इम्पैक्ट जो है वो 900 से 1300 अरब रुपए का इम्पैक्ट मुआशी माहरीन बता रहे हैं, जो कि बराह रास्त ज़ाहिर है कि वो किसी न किसी हद तक किसी अमीर पे फ़र्क पड़े या किसी गरीब पे फ़र्क पड़े तो वो अल्टीमेटली उसके असरात नीचे नज़र आने हैं और वो नज़र आएंगे। लेकिन और सर शरह सूद जो बढ़ाई गई है, कह रहे हैं जी ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बढ़ाई गई है, स्टेट बैंक ने बढ़ा दी है। अब इससे एक तरफ कहा जाता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए देखें, बात ये है अगर शरह सूद जितनी कम होगी सरमाए की रेल पे उतनी ज़्यादा होगी और एक्टिविटी, इकनॉमिक एक्टिविटी, मुआशी सरगर्मियाँ ज़्यादा होंगी, क्योंकि लोगों को घर बैठे वो मुनाफा नहीं मिल रहा होगा तो वो डेफिनेटली उसको बाहर निकालेंगे, तिजोरी से कारोबार करेंगे, लोगों को कारोबार के मौके भी मिलेंगे और रोजगार भी मिलेगा। दूसरी सूरत ये होती है कि शरह सूद फेल हो गई ना, तभी तो मिनी बजट आ रहा है। अच्छा, वो पॉलिसी फेल हुई है तो ये एक ही साल में इतनी पॉलिसी नहीं होती, पॉलिसियाँ तो 5-5 साल के लिए पॉलिसी होती है और पॉलिसी पेपर्स भी 5-5 साल के लिए बनाए जाते हैं। ये तो घंटों की पॉलिसियाँ तो मैंने यहीं इसी हुकूमत के दौरान देखी हैं, घंटों मिनटों वाली। ये पॉलिसियाँ नहीं होती। पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं नहीं, वो आप इस्लामाबाद बैठे हैं जी। पेट्रोल जो है वो जिस तरह से कहा जा रहा है सस्ता करने का, उस तरह सस्ता होने का कोई इम्कान नहीं है। टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे वो तो और लेवी बढ़ा दी जाएगी कुछ जी, वो 30 रुपये तक जानी है। बाकी कुछ शायद वाली बात है कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। वो कुछ शरारत की है किसी टीवी चैनल ने जिसमें उन्होंने कहा जी 11-12 रुपये तक रिलीफ फराहम किया जा सकता है और उनको पता भी है कि रिलीफ इतना फराहम नहीं करेगी हुकूमत। तो अल्टीमेटली जब सुबह खबर चलेगी शाम को ये आएगा सब कि वो नहीं रिलीफ उतना फराहम किया गया। तो एक ये टैक्टिक्स होते हैं, कुछ चैनल्स खेलते हैं इस तरह की पॉलिसीज़ बना के। तो वो आज खबर ये चलाई गई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो इतना नहीं होगा जितना वो खबर में बताया जा रहा है। और सर मिनी बजट तो एक सीधी सी बात है मिनी, सर ये बाबर साहब परेशान ना हो, मिनी बजट है, मिनी सा है कोई इतना। समा साहब, जब इंकलाब फ्रांस आया, इंकलाब फ्रांस के वक़्त जब लोग भूखे मारे थे, लोगों को रोटी नहीं मिल रही थी, तो जो उस वक़्त के बादशाह थे उनकी जो कैबिनेट थी वो उनको कह रही थी कि जनाब आप फिक्र ना करें, वहाँ पर लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं, रिज़्क़ की फरावानी है और जो भी नया टैक्स आता था वो लोगों पे लगाया जा रहा था। यानी कि जो वहाँ के उमरा थे, जो वहाँ की एलीट थी, वो सारे टैक्सेस का बर्डन तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही थी और साथ साथ बादशाह सलामत को ये रिपोर्ट मिल रही थी कि जनाब आप बेफिक्र रहें, वहाँ पर खुशहाली है वहाँ में। आज कैबिनेट मीटिंग के दौरान कोई, मैं मतलब आप महंगाई की बात करते हैं, वहाँ पर इमरान खान साहब को मिनिस्टर ने बताया कि सर मुल्क में बेहतरीन चल रहा है, गंदम जो है वो पहले से ज़्यादा होने का इम्कान है। उसके बाद जनाब जो फर्टिलाइज़र का इशू है उन्होंने कहा जी कोई इशू ही नहीं है, फर्टिलाइज़र तो 650 रुपये की लोगों को मिल रही है, पंजाब गवर्नमेंट कमाल परफॉर्म कर रही है। और उसके साथ साथ फिर ये कहा गया कि सर पाकिस्तान एशिया के दूसरे ममालिक से बेहतर है, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में दो दूसरे ममालिक हैं, वहाँ से पाकिस्तान बड़ा सस्ता है, सिर्फ चाय थोड़ी सी महंगी है, चाय महंगी है, बाकी सारी चीज़ें तो सस्ती हैं, अवाम खुश है, अवाम में खुशहाली है। ये आज की कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स हैं सर। इतना आज की मैं उसामा साहब, मैं सर आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप इमरान खान साहब सोचें की अपनी भी कि कुछ ये पॉलिसी जो जरिए कैबिनेट ज़मीन है, ये जो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव कैबिनेट है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को बताया जा रहा है कि जनाब किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है, गुर्बत नाम की चीज़ कोई नहीं है, पाकिस्तान दुनिया के सस्ते 3 ममालिक में से एक है। आप देखिए अमेरिका कितना महंगा है, जापान कितना महंगा है, भारत कितना महंगा है, पाकिस्तान तो बड़ा सस्ता है।
वहाँ पर किसी ने ये बात नहीं की कि पाकिस्तान में डॉलर कितने का है, भारत में कितने का है। वहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में अफरात दर यहाँ पर कितना है, वहाँ पर कितना है। वहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम कितनी है, इंडिया में कितनी है। वहाँ पर किसी ने ये बात नहीं की कि पाकिस्तान में मजदूर की उजरत क्या है, इंडिया में क्या है। वहाँ पर किसी ने ये बात नहीं की कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी का तनासुब क्या है, इंडिया में क्या है, बांग्लादेश में क्या है। किसी ने नहीं, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि पाकिस्तान बेहतरीन चल रहा है। खान साहब, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसामा साहब, ये हालात चल रहे हैं हमारी कैबिनेट के। लेकिन सर बाबर साहब देखें, वहाँ पर इमरान खान साहब खुद भी ज़राअत से भी कुछ ताल्लुक है, उनकी भी ज़मीनें हैं, ये नहीं हो सकता चाहे वो ठेके पर देते हो। एक और चीज़ बताता हूँ। वहाँ पर एक फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि सर ये गंदम की कीमत जो है ना ये थोड़ी कर दें, ये ज़्यादा है, इसका ना बर्डन लोगों पे ज़्यादा जाता है। बाद में पता चला कि उनके भाई की 2 आटे की मिलें हैं, फ्लोर मिलें हैं। तो चूँकि 2 मिलें हैं, वहाँ पर गंदम कम होगी तो उनको गंदम सस्ती मिलेगी, आवाम के लिए नहीं, अपने भाई की फ्लोर मिलों के लिए वो उन्होंने शोर मचाते रहे कि गंदम की कीमत कम की जाए। तो समझ साहब, ये हमारी कैबिनेट है जो कि लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लोग जाके ये प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर वही बात जो है वो तकरीरों में कह रहे हैं, तकरीरों में कह रहे हैं। आपकी बात जाहिर है कि ये अंदर बातें हुई हैं, आप इसीलिए रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मिनी बजट की बात है, 800 सीसी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने, लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी, ये तो अच्छी चीज़ है ना। दरामद पर लग्जरी गाड़ियों की क्या ज़रूरत है, पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगरचे अभी तक कहा जा रहा है उसके हवाले से हुआ कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी, पैकेट फूड, अब ये जो जानवरों के लिए खुराक दरामद की जाती है, कॉस्मेटिक्स के सामान पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है ना। वहाँ पर जो सेठ माफिया बैठा हुआ है ना प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द, ये जो आप बड़ा खुश होते हैं कि लग्जरी गाड़ियों पे पाबंदी जो है ख़त्म कर दी है। तो वो जो लोकल गाड़ी जितनी भी मैन्युफैक्चर हो रही है उसका सारा स्पेयर पार्ट जो है वो क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, बाहर जा रहा है, पूरी गाड़ियाँ आ रही हैं सर, पूरी गाड़ियाँ आ रही हैं, पूरी गाड़ियाँ आ रही हैं, धोखा दिया जा रहा है जी, पूरी गाड़ियाँ आ रही हैं। लग्जरी गाड़ियों को यहाँ से बंद करवा के सेठ माफिया अपनी गाड़ियाँ बेचेगा और वो जो स्पेयर पार्ट है गाड़ी की सारी चीजें बाहर से आएंगी, या तो फिर यहाँ पर बनाए ना, फिर बात हो। तो ये सर ये सेठ सिर्फ जो जितने भी मैंने आपसे कहा था, जितने भी डॉक्टर हैं ना, इकोनॉमिक्स के डॉक्टर हैं या ये जितने भी सेठ हैं, ये सारे इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और उनको जनाब उनको जो रिपोर्टें मिल रही हैं, अगर उन रिपोर्टों पे हम जाए तो पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन परफॉर्मर मुल्क है। ये तो अच्छा है ना, अगर इस तरफ आ जाएं लग्जरी गाड़ियाँ, इन पर पाबंदी लग जाए, गाड़ियों जो महंगी गाड़ियाँ उनको और महंगा कर दें, टैक्स उन पर और बढ़ा दें, अमीर आदमी क्यों ना दे जी टैक्स, उससे और टैक्स लें, वैसे तो आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। तो यही तरीका है कि उसको जो वो लग्जरी आइटम्स, कॉस्मेटिक्स है, जिस तरह से जनाब जानवरों की खुराक जो बाहर से दरामद की जाती है उस पर टैक्स जो है बढ़ाया जाए, मोबाइल फ़ोन जो महंगे फ़ोन है उन पर टैक्स बढ़ाया जाए, इसमें क्या हर्ज है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है हमेशा से कि तांबे के ऊपर सोने का पानी चढ़ाने की कोशिश की जाती है, इस तरह की बातें करके कि जी ये एक होता है, चीज़ों के ऊपर हम टैक्सेशन कर रहे हैं, हम गरीबों को बचा रहे हैं। बुनियादी तौर पे पिसता गरीब ही है, अमीर के पास पैसे होते हैं वो नहीं पिसता, किसी न किसी ज़रिए से वो अपने तमाम के तमाम काम करवाता रहता है। जो असर पड़ता है वो गरीब आदमी के ऊपर पड़ता है और गरीब आदमी की हालत ज़ार इसके बाद और मज़ीद पतली होगी। ये आप देख लें, ये तादाद शुमार और ये तमाम चीज़ें ये वाज़े कर रही हैं कि आने वाले दिनों का जो बजट है ये गरीब आम के लिए तबाही और बर्बादी का बायस होगा और कोई उसमें ऐसी खुशी की सर अभी होगी जो तजावीज़ है उसमें तो ज़ाहिर डायरेक्टली कुछ इस तरह नहीं हो रहा। ऐसी आप दुरुस्त हो सकती है कि इनडायरेक्टली उस पर चला जाए, वरना सर मोबाइल फ़ोन जो महंगे हैं वो तो गरीब आदमी नहीं लेगा। लग्जरी आइटम्स या इम्पोर्टेड फूड हो वो भी जानवरों का, और इसी तरह से कॉस्मेटिक्स, तो ये तो एक गरीब आदमी नहीं लेगा, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज़रूर आ सकता है। अच्छा, पेट्रोल पर ध्यान रखना है कि ये इसकी कीमत क्या होती है, क्योंकि पहले देखा गया, बताया जा रहा है जी इतना बढ़ाने लगे हैं, ये होता रहा है, 10 रुपये कीमत बढ़ाने लगे हैं, 5 रुपये बढ़ा दी ताकि कोई शोर ना मचाए। देखें 10 रुपये बढ़नी थी, हमने 5 रुपये बढ़ाई है, लेकिन इस तरह उल्टा गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल दिया गया कि 10 से 11 रुपये कीमत कम होनी चाहिए। अब देखते हैं इस पर हुकूमत क्या फैसला करती है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे अगला चेयरमैन नैब कौन। अब पता चला।
पता चला। मामला है नए चेयरमैन नैब की तैनाती का और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब इस पर मुतहरिक हो गए हैं। 8 अक्टूबर को मुद्दत पूरी हो चुकी है मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की 4 साल मुद्दत थी, वो मुकम्मल हो गई। लेकिन फिर जाहिर है कि जब तक कोई नया चेयरमैन तैनात नहीं हो जाता, नॉमिनेट नहीं हो जाता, तब तक फिर सदारती ऑर्डिनेंस के तहत ये अपना काम जारी रखेंगे। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये तो यकीनन मेरी नाक़िस राय भी यही है कि इत्तेफाक कोई नहीं होना वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ में, वो तो बड़ा वाज़े नज़र आता है, माजी में हमने देखा है। तो ये फिर सदर से कमेटी को जाएगा मामला। कोई ऐसे नाम हैं जिन पर कोई इत्तेफाक हो सके? कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान में 22 करोड़ में से जो इस काबिल हो कि जनाब कहें कि हाँ ये बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, इसको चेयरमैन नैब लगाना चाहिए? इत्तेफाक हो भी सकता है, ऐसी कोई नामुमकिनात में से तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म अगर चाहें अपोजिशन का नाम जो है, उनको वैसे बहुत चिढ़ है अपोजिशन से, और अपोजिशन के तो नाम उनके भेजे हुए नाम कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर वज़ीर आज़म एक्सेप्ट करना चाहें, जिस तरह से गुज़िश्ता दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने उनको कहा, तो खुर्शीद शाह साहब ने नाम दिया था जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का, और वो लग गए। तो खैर उन्होंने जो भी उसमें कुछ किंग मेकर भी थे सर, उन्होंने पहले ही मामला तय करवाए थे। ऐसे तो ना करें ना अब आप, इतना सिंपल नहीं था, इतना सादा मामला नहीं था कि उन्होंने कह दिया और आगे से जनाब हुकूमत ने मान लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, इतना इत्तेफाक हो। मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं फिर क्या हम अब मरीख पे चले गए हैं? आप भी वही करेंगे जो पहले काम कर रहे हैं? ठीक है तो वही होगा जो वो चाहेंगे, जो करेंगे। तो बंदा कोई भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये चेयरमैन वैसे कोई ज़्यादा तंग भी नहीं किया इन्होंने किसी को। वो बातें शातें और गिरफ्तारियां, ये सारा कुछ तो होता रहा। लेकिन ये आप देखें कि इनके दौर में किसी एक सियासतदान के ऊपर ना रेफरेंस पूरी तरह से फाइल हुआ, ना को उनको सजा हुई इस हवाले से। छोटे मोटे टाक टुक तो लगी रहती है, लेकिन जो मेजर काम था वो नहीं इन्होंने किया। अपोजिशन के भी, हुकूमत के भी कुछ ना कुछ लोग, कहीं हुकूमत खुश नहीं होती थी, वो अंदर बाहर तो मेरे बस में हो, मैं 50 बंदे अंदर कर दूं फौरन। ऑपोजिशन कहती थी ये हमें दीवार से लगाया हुआ है, ये नैब के होते हुए मुल्क ही नहीं चल सकता, मईशत ही नहीं चल सकती। आप कह रहे हैं कि सारे खुश थे इनसे? वो खुशी थे। ये देखें अंदर बाहर की सियासतदानों की तो ये ड्यूटी है कि वो 6 महीने जेल में और 6 महीने बाहर, वो इसमें खुश रहते हैं। अच्छा। लेकिन वो अगर इंडाइट हो जाए, कोई बंदा कन्विक्शन हो जाए, किसी के ऊपर पूरा केस बन जाए और वो साबित कर दिया जाए, बड़ा टाइम था 5 साल इनके पास, लेकिन कोई एक बंदा भी इन्होंने वो इस तरह नहीं फंसाया जैसे चूहा कड़की में फंसा है, उस तरह नहीं फंसाया इन्होंने। नहीं, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा देख लेना, उनके खिलाफ तो कन्विक्शन हुआ, तो फिर आगे अपील में गए ना, नैब तक तो उन्होंने काम अपना पूरा किया। तो अच्छा जी, वो भी अगर उनकी भी बात देखें, मियां नवाज शरीफ कोई करप्शन केस में थोड़ी वो गए हैं, वो तो अपने कामा के केस में वो गए हैं बाहर। नहीं सर, वो तो नाहल हुए हैं। लेकिन बाबर साहब, अच्छा, असल इशू ये है वो नैब कोर्ट वाली सजा। अच्छा, वो तो आपके सामने। अच्छा मुर्जा साहब देखें, जिन्होंने नाम देना है, जिन्होंने नाम लेना है, और वो लोग जिन्होंने नाम भिजवाना है, वो सारे एक पेज पे अगर आ जाएं तो फिर तो जबरदस्त है, फिर तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ जिसने नाम देना है, फिर तो जाहिर बात है, फिर तो आपके दोस्त ही हैं। ये देखिए मेरी एक बात सुने, गवर्नमेंट जो है वो ये समझती है कि ब्यूरोक्रेसी जो है उस तरह से काम नहीं कर रही। नैब जो है वो ब्यूरोक्रेसी को डराती है, सेक्रेटरी जो है वो काम नहीं कर पा रहे, परेशान है सेक्रेटरी सारे। अच्छा, तो अब वो ये तजर्बा करने का सोच रहे हैं कि इस दफ़ा ब्यूरोक्रेसी से कोई बंदा लेके आया जाए जो कि इनके मामलात को समझता हो, जो इनकी परेशानियों को, क्योंकि जज लगाया, जजेस से ये मामला हल नहीं होता। वो बंदा जिसने वफाक में भी सर्व किया हो, सूबों में भी सर्व किया हो, जिसका अच्छा लाइजोन हो ऑफिसर्स के साथ, और जो उनके मसाइल को समझता हो, ताकि इस ब्यूरोक्रेसी को का जो गाड़ी इसको आगे धक्का दिया जाए, ये काम करे, और ये जो खौफ है नैब का उसके सर से उतारा जाए। तो इसके लिए मेरी इतलात हैं, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का नाम जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा, और उनको तमाम क्वार्टर से आशीर्वाद है। शहबाज शरीफ भी उनके नाम पे मान जाएंगे, खान साहब भी खुद उनका नाम प्रपोज करेंगे, और जिन्होंने NOC देना वो भी उस पर खुश हैं।
तो चीज़ें जो है मुझे तो इस तरह की मुश्किल चीज़ें नहीं लग रही। हाँ, ये देखिए ना एकदम मूव हुई कि जनाब शहबाज शरीफ ने कल ही अपोजिशन का इजलास बुला लिया, उसके बाद जल्दी से अपोजिशन 3 नाम देगी, उधर से भी 3 नाम आ जाएंगे और फिर सदर साहब के पास चले जाएंगे, फिर जो है कंसेंसस स्टार्ट होगा। मुझे लग रहा है वहीं पे कंसेंसस हो जाना है। मुझे नहीं लग रहा ये पार्लिमानी पार्टी के पास जाना है, ये काम पार्लिमानी कमेटियों के पास जाना है। ये वहीं पे ही फाइनल हो जाना है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी मुझे लग रहा है उनके साथ कंफर्टेबल है, बड़ा अच्छा टाइम उनके साथ गुजारा, खान साहब भी कंफर्टेबल हैं और एनओसी देने वाले जो हैं वो भी बड़े कंफर्टेबल। वो जो शख्सियत हैं क्या वो एहतसाब करेंगे, बिला इम्तियाज़ करेंगे, या वो खुश रखने की कोशिश करेंगे सबको कि जनाब सभी खुश रहें, अपोजिशन भी, हुकूमत भी, ब्यूरोक्रेसी भी? उसामा साहब में मसला ये है कि चीज़ों को मेरिट पे होना चाहिए, ना जो है किसी को खुश करने की कोशिश की जानी चाहिए, ना किसी को बेजा तंग किया जाना चाहिए। सर हम ऐसा आदमी क्यों लगाएंगे? थे उन पे ऑपोजिशन लीडर क्यों ऐसा बंदा लगाएगी? इमरान खान साहब क्यों लगाएंगे जो उन्हीं के बंदों को पकड़ ले? क्यों ऐसा बंदा लगाएंगे? ये भी तो मुश्किल होती है। सर ये दहशतगर्दी जो है ना ये खत्म होगी। जी गुलाम जो नैब में तरमीम की गई हैं, नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की गई हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है कि आप जिसको मर्जी लगा दें, होम्योपैथिक किस्म की नैब है। और वो दवाई उसकी किसी बहुत ही कम लोगों पे असर करेगी ना, उनके पास वो टूथलेस नैब जो है ना बनाई गई है। तो अब चेयरमैन नैब कोई भी हो वो बस अपनी सीट इंजॉय करेंगे, बैठेंगे और बस उसके अलावा मरात और बाकी मेरा नहीं ख्याल कि नैब अब तकरीबन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी है। तो ये आगे आने वाले दिनों में क्या नैब जो है वो यहाँ पे करेगी जब उनके इख्तियारात उनके पास तो फिर नहीं होंगे। फिर तो जितना मर्जी अपराइट बंदा ले आए, जिस तरह आपने ब्यूरोक्रेसी की बात जो आपने की है ना, ब्यूरोक्रेसी में से तो पहले भी ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब से पहले कमर चौधरी साहब जो थे वो तो सारे खुश थे ना सर, सारे खुश थे ना, नाराज कौन था? नहीं, इमरान खान साहब उनसे खुश नहीं थे। बहरहाल ये है कि ये क्या इमरान खान साहब जिस तरह समझते हैं करप्शन है मुल्क में, इसको ख़त्म करना है, पहले दिन से लेके आज तक उनका यही नारा है। तो जो भी नया चेयरमैन आएगा क्या वो इस पर अमल कर सकेगा, या करप्शन पहले भी रही है, ये अब भी है, बल्कि पहले से ज़्यादा कुछ लोग कहते हैं ये अब है, या आइंदा भी होती रहेगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।